जय हिंद। मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग, रसना बलिया। बच्चों, आज का हम लोगों का टॉपिक है पढ़ने के लिए कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। बच्चे, इसकी खोज 16वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने किया था। उन्होंने एक ऐसा खोज किया जो भौतिकी में दुनिया को बहुत कुछ दे डाला, जिसके द्वारा जो है आज हम बहुत कुछ जानते हैं खगोल के रूप में, ग्रह, पिंडों और नक्षत्रों के बारे में। तो जब सबसे पहले प्रश्न ये खड़ा होता है कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण, अच्छा, दो पिंडों के बीच में एक बल लगता है जो आकर्षण का होता है, क्योंकि पहले हम लोग पढ़े थे आवेशों के बीच में, तो जो आवेश होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है। हम लोग पीछे पढ़ करके आए थे कि जो विजातीय आवेश होते हैं वो आकर्षण बल लगाते हैं, जबकि जो सजातीय आवेश होते हैं प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पिंडों के बीच में बल के बारे में जान रहे हैं, यानी प्रकृति में पाए जाने वाला जितना भी बल होता है एक दूसरे को, जैसे दीवार हमको खींच रही है, हम दीवार को खींच रहे हैं, उसी तरीके से बोर्ड हमको खींच रहा है, बोर्ड को हम खींच रहे हैं। यानी दुनिया के भीतर जितनी भी पिंडें हैं जिसमें द्रव्यमान है, जो भौतिकी है, उसमें बच्चों एक दूसरे को जो है ये खींचने का प्रभाव है, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो जो खिंचाव होता है, इसी खिंचाव का हम नाम देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और इसकी थ्योरी इस प्रकार से बनती है बच्चा कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए सीखते हैं। बेटा, यहाँ पर अगर हम दो पिंड इस प्रकार से लेते हैं, एक पिंड है हमारा m1 और दूसरा पिंड है m2, ठीक है, और इनके केंद्र से केंद्र तक हम मिलाएं तो इनके बीच की अगर दूरी क्या है, r है। तो गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन की थ्योरी के अनुसार ये है कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, क्योंकि यह पिंड जो है इस पिंड को खींच रहा है और यह पिंड इसको खींच रहा है, यानी दोनों तरफ से खिंचाव हो रहा है। यानी इसके द्वारा भी लगा हुआ बल और इसके द्वारा भी, यह पिंड इसको खींच रहा है और यह पिंड इसको खींच रहा है। तो यह m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड दिखाए गए हैं और इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो दोनों पिंड एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो न्यूटन की थ्योरी के अनुसार इनका नियम क्या है कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी जो बल होगा इन दोनों के बीच में कैसा बल होगा बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, आकर्षण बल होता है। ध्यान रखिएगा, पिंडों के बीच में जो लगने वाला जो बल होता है वो कैसा बल होता है, आकर्षण बल होता है। तो इन पिंडों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होगा इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी न्यूटन की थ्योरी के अनुसार बेटा इस प्रकार से हुआ कि जो लगने वाला जो बल होगा इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती भी कह सकते हैं, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। जबकि इनके बीच की दूरी हमने क्या दिखाया, r दिखाया है। यह इस पर लगने वाला बल जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, 1/r² के, ठीक है। तो अगर हम इन को हम समीकरण 1 कहें और इसको समीकरण 2 कहें, समीकरण 1 तथा 2 को अगर मिला दें तो क्या होगा, तो समीकरण 1 तथा 2 से बेटा ये हो जाएगा f समानुपाती m1 m2 बटा में r का स्क्वायर। लेकिन जब समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है तो इसको हम हटाते हैं, उसके स्थान पर एक नियतांक रखते हैं वैल्यू को पूरा करने के लिए। तो इस नियतांक के रूप में जब हम इसको हटाएंगे तो f बराबर होगा कैपिटल G m1 m2 बटा में r का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक सूत्र बन करके तैयार हो गया। दो पिंडों के बीच में लगने वाला जो बल होता है बेटा वो इस प्रकार से होता है कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जो समीकरण नंबर 1 से दिखा दिया, और दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला जो बल होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और 2 से मैंने दिखा दिया। और इस अनुक्रमानुपाती को हटाने के बाद हमने एक नियतांक दिया। इस नियतांक को ही हम क्या कह रहे हैं, कैपिटल G कह रहे हैं, जो m1 m2 बटा में r²। पूछे कि यह कैपिटल G क्या है, तो कैपिटल G जो होता है इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल G
जहाँ एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, यानी क्या कहते हैं बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये हमको याद रखना चाहिए। ठीक है बेटा, तो दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर मैंने दिखा दिया कि F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटा में r का स्क्वायर, जहाँ G क्या है, तो जहाँ G एक नियतांक है जिससे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रह्मांड में कहीं भी दो पिंडों के बीच में ये काम करेगा, कहीं भी ब्रह्मांड के भीतर ये दो पिंडों के बीच में काम करेगा, चाहे वो पिंड छोटा हो और चाहे पिंड क्या हो, बड़ा हो। तो ये हमको याद रखना चाहिए कि दो पिंडों के बीच में जो काम कर रहा है बल, वह बल को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और यहाँ से सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को यदि हम ज्ञात करना चाहें तो क्या होगा, तो यहाँ से देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ये बेटा हम कैपिटल G को ही जानना चाहते हैं, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को ही हम जानना चाहते हैं, तो हमें तिरे गुणा करना चाहिए। तो अब F r का स्क्वायर और m1 m2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये होगा बेटा F इंटू r का स्क्वायर बटा में m1 m2। ठीक है, और इस तरीके से अब यह समीकरण नंबर का मिल गया, 4 मिल गया। समीकरण नंबर 4 के अनुसार हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, जो इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर विचार कीजिए कि यह इसका मान होता कितना है। तो बेटा अगर यहाँ पर 1-1 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों को हम रखें और इनके बीच की दूरी को 1 मीटर रखें, यानी बेटा हम m1 बराबर हम कर लें m2 और दोनों का मान हम क्या रखें, 1 किलोग्राम रखें और r का मान 1 मीटर अगर हम रखें, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका समीकरण 3 से देखिए, अब समीकरण किससे बेटा, 3 से, समीकरण 3 से देखिए, तो F बराबर अब कैपिटल G और 1 गुणे 1 हो जाएगा, क्योंकि m1 और m2 को हमने क्या माना, 1-1 किलोग्राम का मान लिया है, और नीचे 1 का स्क्वायर, क्योंकि दूरी हमने क्या रखा, 1 मीटर रखा। तो बेटा दूरी का हम वर्ग करेंगे, तो दूरी का यदि हम वर्ग करेंगे तो उस कंडीशन में तब क्या होगा, F बराबर हो जाएगा कैपिटल G, क्या हो जाएगा, कैपिटल G। तो ये हो गया कैपिटल G। अब पूछे कि कैपिटल G का मान क्या होता है, जो 1-1 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच में लागू हो रहा है जब 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। उस स्थिति में अच्छा F बराबर क्या हो गया, कैपिटल G। प्रयोगों के आधार पर इस कैपिटल G का मान, प्रयोगों के आधार पर क्या बेटा, प्रयोगों के आधार पर कैपिटल G का मान, यानी कैपिटल G बराबर, ठीक है ना, 6.67 गुणे 10 पर घात -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रयोगों के आधार पर है ना, G का मान हम लोग पाते हैं कितना, तो 6.67 गुणे 10 पर घात -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति किलोग्राम। बेटा यह जो मात्रक होता है MKS पद्धति या SI पद्धति का मात्रक होता है। SI पद्धति में इसका मात्रक है न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति किलोग्राम। तो ये हो गया आपका न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, हाँ ये हो गया। अगर बेटा यह CGS पद्धति में पूछ देता तब क्या होता, तो देखिए
CGS का मतलब क्या होता है? एमकेएस पद्धति का हो या एसआई पद्धति का हो, तो CGS का पद्धति का मतलब क्या होता है? तो ध्यान देखें, CGS में जानना चाहते हैं तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में लेंगे, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन। पूछे 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? तो अगर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में बल लगाकर उसमें हम 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कराते हैं तो उसी का मान 1 न्यूटन के बराबर होता है। फिर से समझा देते हैं आपको न्यूटन के लिए। बेटा न्यूटन में जो है ना 1 किलोग्राम है, ठीक है, 1 किग्रा, ठीक है। अब बल लगा करके उसमें क्या कर रहे हो? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करा रहे हो, ठीक है ना। तो इसका मान कितने के बराबर हो जाएगा? 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन 1 किलोग्राम पर वस्तु पर बल लगा करके, द्रव्यमान पर बल लगा करके 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कराते हैं, तो 1 न्यूटन। अब इसी का जो मात्रक हम एमकेएस पद्धति में जो न्यूटन लिखते हैं, CGS में पीछे पढ़ा करके आया हूँ, उसका मात्रक होता है डाइन। तो देखो बेटा, बल का मात्रक अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? डाइन, ठीक है। अब मीटर है तो सेंटीमीटर में लेके चलेंगे, तो क्या लिखना चाहिए? सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर के स्क्वायर। नीचे क्या है? किलोग्राम, तो हम क्या लेंगे? ग्राम। तो ये हो गया बेटा ग्राम का स्क्वायर। तो ठीक है, CGS पद्धति में इतना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ग्राम का स्क्वायर। एक बात और याद रखते हैं बेटा कि 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम दिखा देते हैं। यह जो मान होता है बच्चा 10⁵ क्या होता है? 5 डाइन के बराबर होता है। कब? जब 1 न्यूटन को हम एमकेएस पद्धति में लेते हैं, जब CGS पद्धति में लेके जाएंगे तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा एमकेएस पद्धति में। लेकिन CGS में जैसे ही लेकर के जाएंगे ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 10⁵5। पूछे कहाँ से आया? तो इसमें 3 जीरो है, ठीक है, और इसमें कितना है? 2 जीरो है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1000। तो इस प्रकार से 10⁵ कितना हो जाता है? 5 सेकंड की बात करेंगे तो 1 सेकंड का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, इसलिए 10⁵ क्या होता है बेटा? 5 डाइन होता है, याद रखना है। तो ये हो गया। अब प्रश्न आता कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम, ठीक है। आइए देखते हैं बेटा, यहाँ पर जो कंपटीशन के द्वारा पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि एमकेएस पद्धति में कैपिटल G का मात्रक लिखिए या CGS पद्धति में लिखिए। इसकी बीमा भी हो सकती है, अगर बीमा भी दिखा दें क्या? तो बेटा G की बीमा हम डायरेक्ट लिख देते हैं, पढ़ाएं पीछे से। बल का लिखते हैं तो ठीक है, तो mLT⁻², ठीक। आगे क्या बेटा? L पर क्या होगा? 2, क्योंकि दूरी है ना, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, हाँ, ऐसे करके। और नीचे क्या है बेटा? किलोग्राम, तो द्रव्यमान M 2 बार है क्या? तो 2 बार, तो यहाँ पर हम m⁻² लिख देते हैं, ठीक है, हाँ। चलिए बाहर लिख दीजिए चाहे अंदर लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको हम ऊपर उठा के लेकर के जाएंगे। बीमा एक लाइन में होता है, तो चलिए ऊपर लेके चलिए। तो m⁻⁻1, पूछिए क्यों? तो 2 जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, धनात्मक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो, ऋणात्मक हो जाएगा। 1 पहले से धनात्मक है तो m⁻क्या होगा? -1। L को मिला देंगे इस 2 वाले से तो क्या हो जाएगा? L⁻3 हो जाएगा, ठीक है। और T⁻ क्या होगा बेटा? 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से T⁻-2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इसकी बीमा। फिर से चेक कर लीजिए, बल का जो बीमा होता है mLT⁻², ठीक है, तो बल का बीमा हो गया। अब दूरी की बीमा L से जानेंगे, तो L⁻ कितना होगा? 2 किलोग्राम है तो द्रव्यमान m⁻ कितना होगा? 2m को ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या होगा? माइनस हो जाएगा, और इस तरीके से m⁻-1, L⁻ हो जाएगा आपका 3 और T⁻ क्या होगा? -2। तो ये बीमा भी पता चल गया। अब इसमें जानिए महत्वपूर्ण बात जो कंपटीशन के लिए पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्येय यहाँ पर बच्चों का कंपटीशन से जो सवाल पूछे जाते हैं उस पर हम आधारित हम आपको क्वेश्चन देने जा रहे हैं, और ये आपका दिमाग खोलेगा। और इसको सवाल को किस तरह से, तो 2 ही 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। कभी भी रेलवे का हो गया, स्टाफ सिलेक्शन SSC का हो गया, चाहे बैंकिंग का हो गया, चाहे ऐसा कुछ जो है सवाल अगर आता है तो मुख्यतः जो है
ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बेटा 2 ही 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और सीख लेंगे हम लोग। बेटा 2 पिंडों के बीच में जो बल लग रहा था उसी का नाम क्या दे रहे थे? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है ना। अच्छा, अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु है या पृथ्वी से कुछ दूरी पर वस्तु है तो वस्तु के अंदर कैसा गुण होता है कि अगर कलम हमको छोड़ें तो कहाँ जाएगी? ये नीचे जाएगी। तो बेटा ये पृथ्वी जो है ना इस वस्तु को क्या कर रही है? खींच रही है, इस कलम को खींच रही है। तो जब पृथ्वी और किसी वस्तु के ऊपर जब बल लगता है तो उस बल को हम नाम देते हैं गुरुत्वीय बल या ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं बेटा, उसको ना ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। तो गुरुत्वीय बल क्या होता है, मैं इतना थोड़ा सा मैं कल आपको याद दिला देता हूँ कि पूछे कि गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं। तो एक तो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। पूछे कि गुरुत्वीय बल क्या है, तो गुरुत्वीय बल के लिए उसमें ये होता है कि पृथ्वी के ऊपर अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु को पृथ्वी क्या करी? खींच रही है। तो जब खींच रही है तो उस बल का हम क्या नाम देते हैं? गुरुत्वीय बल, ग्रेविटी फोर्स। क्या नाम देते हैं बेटा? ग्रेविटी फोर्स। ठीक है ना, गुरुत्वीय बल कहते हैं इसे। तो गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? तो समझ में आ गया कि पृथ्वी और किसी वस्तु के ऊपर अगर बीच में अगर कोई बल लग रहा है इनके पृथ्वी और वस्तु के बीच तो उस बल को कहते हैं गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। लेकिन यह ब्रह्मांड के भीतर जो है ना लागू होता है, यानी पृथ्वी जो है चंद्रमा को, चंद्रमा पृथ्वी को, पृथ्वी सूर्य को, सूर्य पृथ्वी को। उसी तरीके से अगर छोटे पिंडों की बात किया जाए तो जैसे बच्चा क्लास में बैठे हैं ना तो आप हमको खींच रहे हैं, हम आपको खींच रहे हैं, दीवार हमको खींच रहे हैं, दीवार को हम खींच रहे हैं। और हम अगर वीडियो बना रहे हैं तो कैमरा हमको खींच रहा है और हम आपको खींच रहे हैं। तो पूछे कि सर ये बताइए कि जब ये खींच रहे हैं तो पता क्यों नहीं चल रहा है? तो बच्चा यहाँ पर विचार करो तो कैपिटल जी का मान क्या है? 10⁻⁻11। अब बताओ अगर हम इसको पूर्णतः ले भी लें तो 10⁻−10 हो जाएगा, अंगस्टाम वाली रूप हो जाएगी। तो अब बोलो इतना कम जो है अगर बल रहेगा तो कैसे पता चलेगा? और एक चीज़ फिर प्रश्न कर सकते हो बच्चा कि अगर हम कलम को छोड़ देते हैं तो एक कलम नीचे जा रही है तो पृथ्वी को आना चाहिए था। तो ऐसा क्यों आता? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है और कलम का द्रव्यमान कम है। अब बोलो किसी ताकतवर आदमी से हाथ मिला लो और तुमको वो खींचे, तुम उसको खींचो तो तुम किधर जाओगे? ताकतवर आदमी के पास खींच जाओगे तुम। ठीक है, उसी तरीके से बेटा पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक होने के कारण अब यह कलम का या कोई भी वस्तु पृथ्वी पर जो गिर रही होती है, क्यों गिर रही होती है? पृथ्वी क्यों नहीं आ रही होती है? पृथ्वी इसलिए नहीं आ रही होती है क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? अधिक है, यानी इसका जो ताकत है, जो बल है वो क्या है? बहुत अधिक है। अब एक चीज़ हम यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं बेटा कि यह बल जो है किन किन रूपों में, आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से घबराइए नहीं। फिर से एक बार हम चर्चा कर देते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तो 16वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने 2 पिंडों के या ब्रह्मांड के भीतर जितने भी पिंड हैं एक दूसरे पिंड को क्या करें? खींच रहे हैं। उसी के ऊपर उन्होंने थ्योरी दिया। इसके लिए जो है उन्होंने बरसों का मेहनत किया, शांत एकांत बैठे रहे और कहते हैं कि उन्होंने शादी तक भी नहीं किया। इसी खोज के कारण जो है आज हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं और पूरा मेहनत करके उन्होंने जो है इस नियम को दिया होगा। ज़रा सोच के देखिए कि आज हम पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों को ये टॉपिक जो है सोच करके कितना अद्भुत लग रहा है कि यह जो है कोई चीज़ हवा में दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि कहते हैं कि न्यूटन साहब एक बार जो है आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एक फल आकर के उनके आगे गिरा। वहीं से उनका जो है सोच बढ़ा कि यह आम का ये जो फल है वो नीचे ही क्यों गिरा, क्यों नहीं ऊपर चला गया, क्यों नहीं वहीं रुक गया, क्यों नहीं दाएं बाएं चला गया, तो नहीं गया। तो उसके बाद वो घर पे जा कर के बहुत उन्होंने सर्च किया और फिर उसके बाद उनके दिमाग में आया कि ज़रूर कोई बात है कि क्योंकि नीचे कुछ खींच रहा है। तो नीचे कौन है? तो पृथ्वी है। तो उसके ऊपर जो है गहन अध्ययन उन्होंने किया और इतना बड़ा थ्योरी दे करके और इतना हम लोगों को जो है सब कुछ दे करके बेचारे जो है आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आज भी नाम जीवित है। इसी कारण से हम ग्रह नक्षत्र तारों का द्रव्यमान, लगने वाला बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीज़ों को हम जानते हैं। तो बेटा यहाँ तक जो है आप शॉर्ट ले लीजिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं आगे वो टॉपिक बताने जा रहा हूँ जिससे जो है आप कंपटीशन के अंदर किसी चीज़ को जो पूछा जाएगा तो फट से कैसे हल करेंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ।
ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान नहीं हटाइएगा। अब जो हम बताने जा रहे हैं आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो क्योंकि ये तो जो आप पढ़ रहे हो बच्चा ये हाई स्कूल में ही है, लेकिन इंटर तक में जो है आपको ज़रूरत पड़ती है, और इंटर ही क्या आपका बीएससी मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक में जाकर के इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो खैर यहाँ तक आपने सीख लिया है, आगे देखते हैं। ध्यान से देखिए, मैं चाहूँगा कि आपको बिल्कुल याद हो जाए, घबराना नहीं है, आराम से काम करना है। ये बेटा इस बल के अंदर, क्योंकि बल का भी फिर से मैं फार्मूला लिखता हूँ, F बराबर, ठीक है ना, कैपिटल G m1 m2 बटा में r का स्क्वायर, ठीक है ना, यही सूत्र है। यह बल किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है? दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है बच्चा, एक है आपका द्रव्यमान, दूसरा है क्या आपका दूरी, ठीक है। तो द्रव्यमान और दूरी, एक चीज़ ध्यान दीजिए, प्रकृति में पाए जाने वाले बल तो बहुत हैं, तब पूछे कौन कौन बल है, तो एक तो आपका जो है गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, दूसरा कौन सा बल है, चुंबकीय बल है। आज चुंबकीय बल का रिश्तेदार कौन है, भाई कह लीजिए उसको, वो कौन है, वैद्युत बल है, ठीक है। और इसके बाद कौन सा बल है, तो सबसे जो ताकतवर बल है वो है आपका नाभिकीय बल। बेटा नाभिकीय बल जो है सबसे प्रबल बल होता है, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है सबसे क्षीण बल होता है। खैर वहाँ इस टॉपिक से जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले ये जो 4 प्रकार के बल हैं, ये जो हमको याद रखना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स है, चुंबकीय बल है, और आगे कौन सा बल है बेटा, तो वो है वैद्युत बल, और जो चौथा टॉपिक है वो है आपका नाभिकीय बल। पूछे कि इन सभी बलों में क्षीण कौन होता है, तो याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो बल होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर होता है। बेटा माइनस है ना, इसलिए बल इसका मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन नाभिकीय जो बल होता है बेटा बहुत ही अधिक होता है। तो प्रकृति में पाए जाने वाला जो सबसे महंगा कहते हैं ताकतवर जो बल होता है नाभिकीय बल होता है, और सबसे क्षीण जो बल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है ना। चलिए वह चल करके आप इंटर में भी पढ़े होंगे कि अगर 2 आवेश लिया जाए, अगर इलेक्ट्रॉनों के बीच में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को रख लिया जाए, उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों ऋण है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब प्रतिकर्षण बल के कारण इनके बीच की दूरी 1 मीटर रखा जाए तो वहाँ पर जो बल का मान होता है बेटा 10⁻43 गुना होता है, किसके, F के। तो वहाँ गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल की तुलना की गई है। खैर छोड़िए, वहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटॉनों के बीच में लगने वाला बल 10⁻36 गुना अधिक होता है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने और समझें इसको। ये बेटा यहाँ पर जो बल है एक तो किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर, ठीक है, और दूसरा किस पर निर्भर कर रहा है, दूरी पर, ठीक है। अब देखिए जो द्रव्यमान है, ठीक है, यह क्या है, अनुक्रमानुपाती है, ठीक है ना। बल के क्या है, अनुक्रमानुपाती, यानी यह द्रव्यमान बढ़ाने से बल का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी बल का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर दूरी बढ़ा दिया ना बेटा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मान होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसके ऊपर ध्यान देंगे हम लोग। तो देखिए अब पूछ देगा कि यदि 2 पिंडों के द्रव्यमान को 4 गुना और उनके बीच की दूरी को 2 गुना बढ़ा दें तो क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। द्रव्यमान, माना कि द्रव्यमान यम है, द्रव्यमान यम यानी इसमें कौन कौन शामिल होगा, तो m1 और क्या शामिल होगा बेटा, m2। अगर इस m है तो कितना गुना बढ़ा दें, 4 गुना। तो अगर द्रव्यमान को 4 गुना यानी द्रव्यमान को शर्तानुसार लेते हैं बेटा, द्रव्यमान को अगर हम क्या करें 4 गुना बढ़ा दें, और दूरी जो हो रहा है ना, डिस्टेंस जो हो रहा है, अगर उसको हम 2 गुना कर दें, तो अब पूछेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या असर पड़ेगा, यानी इस फोर्स के ऊपर क्या पड़ेगा। तो ध्यान दे करके देखें, आप फार्मूला लगाओ बेटा, ये F बराबर कैपिटल G, ये तो नियत रहेगा, इससे तो कोई मतलब है नहीं, द्रव्यमान में फ़र्क होगा। तो m
4 गुना, यानी M1 M2 फार्मूला ही पूरा लिख देते हैं, वही लिख देते हैं M1 M2 बटा में R का स्क्वायर। ठीक है, तो F क्या होगा, कैपिटल जी ज्यों का त्यों रहेगा। ये M1 M2 शर्तानुसार, ये क्या बेटा, शर्तानुसार M1 M2 कई गुना, 4 गुना। ठीक है, और दूरी कितना बढ़ाए हो, 2 गुना। तो बोलो 2R का होल का स्क्वायर, 2 गुना R दूरी, ये दूरी। तो अब बोलो क्या हो जाएगा, तो F बराबर कैपिटल जी M1 M2 गुणे का होगा 4 ही होगा, और वर्ग करोगे तो 2 दूनी के 4, R का स्क्वायर होगा, 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा, यानी कैपिटल जी M1 M2 बटा में क्या होगा बेटा, R स्क्वायर होगा। यानी इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहा हमने कि अगर 2 पिंड हैं, अगर M1 M2 द्रव्यमान के 2 पिंड है बेटा, अब उसको हम कितना गुना कर दिए थे, 4 गुना। आज दूरी कितना है, कितना बढ़ा दिए थे दूरी, 2 गुना। अगर दूरी को आपने 2 गुना बढ़ा दिया है, द्रव्यमान को 4 गुना बढ़ा दिया बेटा, सूत्र के अनुसार तुम देखो खुद से यहाँ पर ध्यान दो, तो पा रहे हो कि पहले जैसा ही यह फार्मूला है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब कि तब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन बेटा देखते हैं, आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। बेटा दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो कैसे पूछेगा, तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि अगर हम, दूसरा क्वेश्चन बेटा ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन, द्रव्यमान को हम 4 गुना कर दें और दूरी को हम आधा कर दें, R का मान क्या कर दें, आधा कर दें। बेटा फार्मूला में लो और देखो, तो पूछे जाने वाले प्रश्न खास तौर से जब भी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन होगा 2 या 3 ही होगा, जो मैं दूसरा लेकर के, पहला मैंने बता दिया है। अब बेटा यहाँ पर लो, तो बोलो कैपिटल जी M1 M2 इसको कै गुना, 4 गुना, दूरी को आधा करना है, तो 1/2 का R का होल का स्क्वायर, यानी R/2 सीधा लिखते हैं, R/2 आधा कर दो, दूरी को क्या कर दिया मैंने, आधा कर दिया। अब वर्ग है तो R स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा। तो अब देखो तो कैपिटल जी M1 M2 गुणे क्या है, 4 का बटा, बोलो अब R का स्क्वायर बटा में 4, भिन्न का भिन्न पलट जाएगा, तो आगे क्या होगा देखना, कैपिटल जी M1 M2 गुणे 4 पहले से है, और नीचे वाला 4 जा रहा ऊपर, ठीक है, और R का स्क्वायर। एक हाई क्या होगा, 4 चौके 16, देखो ना, ये देख रहे हो, ये पहले वाला बल है, कै गुना बढ़ जाएगा, 16 गुना, यानी जो बल जो होगा वो कितने गुना बढ़ जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। समझ आई बात, नहीं समझाया, फिर से ध्यान से समझिए। जो इससे पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किसी कंपटीशन के लिए, IIT रुड़की इंजीनियरिंग से भी पूछा जाता है, रेलवे से पूछा जाता है, SSC से पूछा जाता है, चाहे जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगी, तो केवल 2 ही क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसी को जब जानना रहता है। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा कि कैपिटल जी को हम क्या कहते हैं, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और ये ब्रह्मांड में कहीं भी लागू होता है 2 पिंडों के बीच में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जो कैपिटल जी होता है बेटा दूरी पर, द्रव्यमान पर, उसकी प्रकृति पर, समय पर, ताप पर निर्भर नहीं करता है। ब्रह्मांड में कहीं भी 2 पिंड होंगे, उनके बीच जो है कैपिटल जी का मान निश्चित होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये द्रव्यमान 4 गुना, दूरी को हमने क्या करा, आधा कर दिया, तो हमने क्या देखा कि बल जो है 16 गुना क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा, तो दूरी घटाने से बल कितना अधिक हो जा रहा है। ठीक है, तो खैर यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऐसा करके। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को घुमा घुमा के पूछेगा कि दूरी को 2 गुना कर दे, द्रव्यमान को आधा कर देंगे तो क्या होगा। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पर। अब या सिर्फ कभी कभी आ जाता है कि द्रव्यमान को अगर हम वैसे ही छोड़ें, यानी M1 M2 द्रव्यमान का जो पिंड है बेटा उसी तरीके से छोड़ें, केवल दूरी को हम आधा कर देंगे, तो बोलो फोर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कैपिटल जी M1 M2 बटा में R स्क्वायर। ठीक है, ये तो फार्मूला हो गया। अब
अगर दूरी को तुम आधा करे बेटा तब क्या होगा, तो देखना कैपिटल जी m1 m2 बटा में आधा कर रहे हो तो r बटा में 2 का होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो f बराबर कैपिटल जी m1 m2 बटा में r स्क्वायर। आप 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी बल कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ये देख रहे हैं ना, यही f है और यह f कितने गुना के अब हो जाएगा, 4 गुना के बराबर हो जाएगा। तो ठीक है ना बल। तो अगर इस बल को अगर ऐसा कर देने से अगर इसको हम f डैश कहें, ठीक है ना, तो f डैश कितने को हो जाएगा, तो f डैश हो जाएगा 4f, ठीक है ना, 4 गुना के बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो हमको लग रहा है कि ये वीडियो लंबा हो रहा है और फिर आपको दिक्कत हो सकती है बेटा, तो इतना ही आप तैयार कीजिए, ठीक है। दूसरा लॉकडाउन लगने के कारण जो है आज का जो तारीख है 17 तारीख है, 17 अप्रैल है, और आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन जो बच्चे तैयारी के लिए थे उनके लिए जो है बार बार फ़ोन आ रहा था कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा दीजिए, क्योंकि ये 9th और 10th के अंदर और इंटर से भी संबंधित है। तो आज मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। जैसे जैसे हमको टाइम मिलता जाएगा हम वीडियो बनाते जाएंगे और आपके लिए मेहनत करते जाएंगे। बच्चा अगर आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई कमी महसूस होता है तो कमेंट्स में, डिसलाइक करने से पहले कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें कि इस कारण से हमने डिसलाइक करा बेटा। तो धन्यवाद, आप खुश रहिए, जय हिंद।